नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति इस वक्त फुल ऑन हाई वोल्टेज ड्रामा मोड में है। सीएम की कुर्सी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। एक तरफ नीतीश कुमार के एग्जिट की चर्चा है तो दूसरी तरफ अंदर खाने सीएम फेस को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। इधर आनंद मोहन ने बीजेपी पर पर्ची सिस्टम का आरोप लगाकर सियासत को और गर्मा दिया है। वहीं जेडीयू के अंदर से आवाज आ रही है कि सीएम बीजेपी का नहीं बल्कि नीतीश कैंप से ही होना चाहिए। यहां तक कि निशांत कुमार का नाम भी इसमें चर्चा में है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी बैकफुट से निकलकर एग्रेसिव मोड में आ गई है। राहुल गांधी का पटना दौरा और ईबीसी वोट बैंक पर नजर साफ बता रहा है कि गेम अभी बाकी है। और इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी ने भी फैमिली रियूनियन के संकेत दिए हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस की नजदीकियां नई कहानी लिख रही है। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, बिहार की राजनीति अभी पूरी तरह से गरमाई हुई है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अब अगला सीएम कौन होगा। तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के चर्चा के बीच आनंद मोहन का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनता ने 2030 तक के लिए नीतीश को चुना था, तो बीच में जाना उनके साथ विश्वासघात जैसा है। आनंद मोहन ने बीजेपी पर भी तंज कसा और ये कहा कि वहां पर्ची से फैसला होता है, यानी कौन सीएम बनेगा ये अंदर ही अंदर तय हो जाता है। जेडीयू के ज्यादातर विधायक नहीं चाहते कि बीजेपी का सीएम बने, बल्कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार को आगे लाने की बात कर रहे हैं। एक आंकड़ा दैनिक भास्कर ने भी पेश किया है। बिहार में जेडीयू के 85 में से 70 विधायकों से रिपोर्टर की बातचीत हुई, जिसमें 68 विधायक नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का सीएम बने। वो नीतीश के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने के पक्ष में है। सिर्फ 2 विधायकों ने कहा कि सम्राट चौधरी सीएम बने। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपना सीएम थोपेगी या जेडीयू अपनी बात मनवाएगी। क्या सच में पर्ची से ही नाम निकलेगा। कई तरह के सवाल हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आखिरी वक्त पर कोई नया चेहरा आकर पूरा गेम पलट दे। जी, मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा और बीजेपी जैसे अपना मुख्यमंत्री तय करती है वैसा ही तय करेगी। जैसे कि केंद्रीय नेतृत्व तय करती है और प्रदेश के नेताओं को बताया जाता है। बताने का तरीका चाहे फोन कॉल के जरिए हो या पर्ची के जरिए हो, लेकिन ये बीजेपी की अपनी कार्यशैली है और अपने ही तरीके से बीजेपी बिहार में भी दूसरे राज्यों की तरह इस बार बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री तय करेगी। हाँ, जदयू के जो नेता हैं इस वक्त नीतीश कुमार या निशांत कुमार, इन दोनों को लेकर के एकजुट हैं। ये पहला मौका निशांत कुमार के लिए है। चुनाव से पहले तो निशांत कुमार को जदयू में आने की बातें हुआ करती थी, लेकिन वो आ नहीं पाए। जैसे ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरें मीडिया में आने लगी, निशांत कुमार को लेकर के जदयू के नेता, सारे नेता, चाहे बड़े नेता हों या मंझले कद के नेता हों, जो भी नेता हों, सब एकजुट हो गए। आपको याद ही होगा कि राज्यसभा जाने से पहले का वो मसला, जब कई जदयू के कार्यकर्ता थे, कहीं प्रदर्शन पे बैठते थे कि निशांत कुमार को लाया जाए, कहीं पोस्टर लगाते थे, लेकिन बड़े नेता ऐसा कभी नहीं कहते थे कि निशांत कुमार आएंगे। लेकिन सब कुछ जो जिस तरीके से बिहार में या जदयू के अंदर जो भूचाल आया, राजनीतिक भूचाल आया, उसके बाद निशांत कुमार को लेकर के एकजुटता हो गई है। जो आनंद मोहन का बयान है, आनंद मोहन भी उन्हीं नेताओं में हैं। जदयू के सारे नेता निशांत के चेहरे को लेकर के बीजेपी से नई जो सरकार बनने वाली है उसको लेकर के बार्गेनिंग करना चाहती है और वो बीजेपी को बताना चाहती है कि जदयू के पास नीतीश कुमार के बाद भी या नीतीश कुमार के साथ साथ एक और चेहरा है, एक और लीडर है जो पूरे जदयू को एकजुट कर सकती है। ये भी जदयू के सारे नेता बताना चाहते हैं। इसीलिए जदयू के कई नेता रह रह के इस तरह का बयान देते हैं, क्योंकि अगर जदयू जितना मजबूत होगा या कोई एक नेता नीतीश के साथ साथ कोई और भी नेता जो जदयू को लीड करेगा, यानी कि वो जदयू का जो भविष्य होगा, तो उसके कारण ही बीजेपी दबाव महसूस कर सकती है और जो नई सरकार बनेगी उस सरकार में जदयू के मान सम्मान या जदयू के नेताओं के लिए कुछ स्पेस बन सकता है। और यही यही एक जंग है। देखिए, 6 तारीख को सीएम के आवास पे जदयू कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और 9 अप्रैल को दिल्ली में जो राष्ट्रीय परिषद है और कार्यकारिणी है, इनकी बैठक होने वाली है दिल्ली में और उसमें नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। तो ये 6 और 9 अप्रैल जदयू के लिए बेहद खास है।
या आप खास क्या कहें, मतलब जिस गति से बिहार की राजनीति बढ़ रही है, वो भी एक पड़ाव है। ये जो जदयू के नेता हैं, ये उनके लिए आखिरी वो वक्त होगा जब वो नीतीश कुमार के सामने अभी तक मुख्यमंत्री बने रहें, कम से कम 6 महीने और बन जाएं, इस तरीके का जो तर्क मीडिया में दिया जा रहा है वो नीतीश कुमार के सामने देंगे। तो 6 और 9 तारीख को मीटिंग होगी। उसके बाद जो 10 अप्रैल का है, जैसा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और उसके साथ ही वो रिजाइन भी करेंगे। तो जदयू के नेता जो बार बार मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि 6 महीने तक किसी भी सदन के, मतलब बिहार मंडल में किसी भी सदन के सदस्य रहे बिना 6 महीने तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह सकते हैं। इसका कारण ये है कि 6 महीने का टाइम एक बड़ा होता है। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां बदल जाएं, कुछ ऐसी चीजें आ जाएं, खासकर कम से कम जो चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, असम में, इनका रिजल्ट आ जाए, उसमें अगर बीजेपी की हार होती है पश्चिम बंगाल में, तो शायद बीजेपी बैकफुट पे जाए। इस तरीके की जो अटकलबाजी है या जो संभावना है वो जदयू के नेताओं के मन में है, दिलो दिमाग में है। और 6 महीने में कुछ इस तरह का परिस्थितियां बदल सकती हैं कि शायद कहीं नीतीश कुमार अपने निर्णय पे पुनर्विचार करें। तो इसीलिए वो 6-6 महीने की बात कह रहे हैं। लेकिन जो जदयू की जो गति है, खासकर जो नीतीश कुमार जो राजनीतिक सोच है या जिस गति से वो बढ़ रहे हैं, वो गति इस्तीफा की ओर ही जाता है। यानी वो राज्यसभा की ओर जाता है। बिहार में मुख्यमंत्री के पद को छोड़ना ही हो, यही एक नीति लगता है कि नीतीश कुमार की अब बन गई है। अब देखने वाली बात है कि 6 अप्रैल को जदयू के जो बड़े नेता, महत्वपूर्ण लोग हैं, वो लोग नीतीश कुमार को कैसे मनाते हैं या मनाने में सफल होते हैं, या नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद वो निशांत कुमार को लेकर के अपनी किस तरीके से मोर्चाबंदी करते हैं। और वो जिस तरीके से निशांत कुमार के चेहरे को लेकर के, या यूं कहें कि निशांत कुमार के कंधे पे बंदूक रख के जदयू के नेता जिस तरीके से मोर्चाबंदी, उससे आगामी सरकार का भविष्य तय होगा। क्या सब कुछ बिल्कुल ही शांत तरीके से आपसी सामंजस्य के बीच ये गठबंधन की सरकार चलती रहेगी, या फिर कोई खटपट होगा? क्योंकि राजनीति तो संभावनाओं का ही खेल है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना दे तो 30 तक का जो कार्यकाल है वो फिर पूरा ही हो जाए शांतिपूर्ण तरीके से। तो यही देखने वाली बात है कि 6 अप्रैल के दिन क्या निर्णय होता है, और 9 तारीख को दिल्ली में जब नीतीश कुमार के अध्यक्षता में जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या निर्णय होता है। खबर तो ये भी है कि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार की मुलाकात होगी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी। जी। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सब जिस रफ्तार से जदयू बढ़ रही है वही रफ्तार रहेगी, या फिर नेताओं का जो एक तरीके से आखिरी जंग है उसका कुछ प्रभाव दिखेगा। 6 और जी। 9 तारीख को तो मीटिंग होने वाली है, लेकिन एक जो और मीटअप की बात हो रही है, महासम्मेलन की बात हो रही है, वो 12 अप्रैल की हो रही है। बिहार में हार के बाद महागठबंधन अब नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। राहुल गांधी के 12 अप्रैल पटना दौरे और पान महासम्मेलन के जरिए पार्टी सिर्फ संगठन नहीं बल्कि नया सामाजिक समीकरण सेट करने की भी कोशिश करेगी। हमने हाल ही में देखा कि कांग्रेस ने 53 जिलाध्यक्षों की लिस्ट में ब्राह्मण और यादव के साथ दलित मुस्लिम को भी जगह दी, लेकिन अब असली चुनौती है अति पिछड़ा, जो कि लंबे समय से नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत रहा है। यही वो वर्ग है जिसने नीतीश को लगातार सत्ता में बनाए रखा। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस इस अति पिछड़ा समीकरण में सेंध लगा पाएगी क्या? पान महासम्मेलन के जरिए छोटे छोटे समुदायों को जोड़ने की कोशिश उसी दिशा में एक कदम है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस ईबीसी वोट में थोड़ी भी पकड़ बना लेती है तो नुकसान किसको होगा, या फिर इससे फिलहाल राजनीतिक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जिस तरह से अभी महागठबंधन की स्थिति है? देखिए, कांग्रेस की जो सियासी जमीन है वो बिहार में उबड़ खाबड़ हो गई है। तो उनके इस रैली से या इस सम्मेलन से तत्काल कोई लाभ हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस को तो अपने लिए एक जंग लड़नी ही पड़ेगी। कांग्रेस को दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक तो वो महागठबंधन के अंदर भी आरजेडी के साथ भी अपनी अस्मिता के लिए ही कांग्रेस लड़ती है। कांग्रेस भले ही राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बिहार और यूपी जैसे राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी उनकी अस्मिता को नकारते रहते हैं। तो एक जंग उनको आरजेडी के साथ है और एक विपक्ष के साथ है। कुल मिलाकर के वो उनके लिए अभी मेहनत करना, क्योंकि चुनाव काफी दूर है, इसलिए लाजिमी है कि वो मेहनत करें। जो अति पिछड़े जाति को लेकर के उनका एक प्रयास है, ये जो 12 अप्रैल को होने वाला है, आपको याद ही होगा कि चुनाव से पहले भी
राहुल गांधी बिहार में अति पिछड़ा न्याय संकल्प सम्मेलन लेकर के एक यहाँ पे एक सम्मेलन भी करने वाले थे और उन्होंने अति पिछड़ी जाति को लेकर के कई तरह की डिमांड की थी जो एनडीए की सरकार थी उससे, जैसे कि सरकारी टेंडर में रिजर्वेशन हो, जमीन का उनको वितरण हो, जो वहाँ भूमिहीन लोग हो, इस तरीके से कई तरह का उनकी मांगे भी थी। और खासकर जो महागठबंधन, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो जो जातिगत जनगणना हुई थी बिहार में, जिसको लेकर के नीतीश कुमार की भी दावेदारी रही है और तेजस्वी यादव की भी दावेदारी रही है, इसको लेकर के कांग्रेस का एक चौंकाने वाला रवैया उन पूरे चुनाव के दरमियान रहा है कि वो इसे फर्जी बताते थे। उनका ये कहना था कि इसमें अति पिछड़ी जाति और दलित जातियों का की जो गणना है वो सटीक तरीके से नहीं हुआ है। तो देखिए वो जो अति पिछड़ी जातियों की जो रैली कर रहे हैं, ये भले ही जो वोट बैंक है वो जदयू का है, तो वो सामान्य तरीके से ये देखने में लगता है कि ये कहीं नीतीश कुमार के बाद पोस्ट नीतीश कुमार जदयू का जो जनाधार है वो कहाँ जाएगा, इस पे तो हर पार्टियों की नजर है, आरजेडी की भी, बीजेपी भी, कांग्रेस भी इसमें साथ है, तो वो इसके लिए तो प्रयास कर ही रही है। साथ ही साथ वो अति पिछड़ी जातियों के साथ साथ जब वो आएंगे तो वो एक जातिगत जो जनगणना है उसको लेकर के भी सवाल पैदा करेंगे और वो बताते हैं कि बिहार से ज्यादा बेहतर जो जातिगत जनगणना था वो कर्नाटक का था, वो तेलंगाना का था, तो वो एक मॉडल लेके आएंगे। जाति आधारित राजनीति में राहुल गांधी एक ऐसे मॉडल लेके आने वाले हैं जो जो जदयू को परेशान करे, उससे ज्यादा वो आरजेडी को परेशान करे, यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा में आरजेडी भी परेशान हो और वो इस तरीके से काम करे, कुछ उनकी सियासी जमीन बदले। देखिए अभी बिहार में बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे थे कि बिहार कांग्रेस के संगठन में बदलाव होने वाला है, तो बिहार संगठन में जिला अध्यक्षों का बदलाव हुआ है। उन्होंने सांगठनिक तौर पे 53 जिले बनाए हैं और उनमें मात्र 10 ही जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जो पुराने हैं और शेष जो जिला अध्यक्ष हैं सबों का उन्होंने बदलाव किया है। और उसमें जो गौर करने वाली बात यह है कि उसमें जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा गया है, लेकिन 10 जिला अध्यक्ष वो यादव हैं। अब जबकि गठबंधन में जो यादव हैं, वोट बैंक है, वो आरजेडी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 10 जिला अध्यक्ष यादव को बनाया है, यानी कि वो एक तरीके से कहीं ना कहीं आरजेडी को नजरअंदाज करके ही उन्होंने एक ऐसा जातिगत समीकरण खींचने का प्रयास किया है कि सभी जातियों को, सवर्ण को भी, मुस्लिम को भी, दलित को भी और पिछड़े में भी यादव को भी, सबको वो कवर करना चाहते हैं। तो जो कांग्रेस है, बिहार की जो कांग्रेस है, वो अपनी जो सियासी जमीन बढ़ाना चाहती है उसमें आरजेडी के भी मुकाबले और जदयू के भी मुकाबले अपनी एक जमीन तैयार करना चाहती है। और जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना को लेकर के तो नीतीश कुमार यानी जदयू के भी अपने दावे रहे हैं। अब तो जदयू बीजेपी के साथ आ गई है, तो अब नए परिदृश्य में जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो उस जातिगत जनगणना को लेकर के नया मुख्यमंत्री एनडीए का कितना दावा कर पाएगा। वो चूंकि बीजेपी के अपने एजेंडे हैं, उसके राष्ट्रीय एजेंडे भी हैं, तो वो उसमें कितना दावा कर पाएगा, उस दौरान राहुल गांधी के लिए एक स्पेस मिल पाएगा उस जातिगत आरक्षण को एड्रेस करने के लिए, उसमें कमियां बताने के लिए और ये एक आश्वासन देने के लिए कि आगामी समय में अगर हमारी सरकार आती है या केंद्र में हो, राज्य में हो, तो हम इसे दोबारा और अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो और एक मौका भी है, क्योंकि जब चुनाव के दरमियान हमने देखा था कि महागठबंधन में टिकट को लेकर के कांग्रेस को काफी नजरअंदाज किया गया। बिहार के चुनावी इतिहास में पहली बार महागठबंधन के अंदर फाइट किया गया, तो यही वो मौका है जब कांग्रेस अपनी सियासी जमीन बढ़ाए। अब देखने वाली बात है कि वो राहुल गांधी आते हैं तो सबसे पहले उनके जो संगठन के लोग हैं, जो नाराज हैं, असंतोष हैं, उनसे किस तरीके से संवाद करते हैं। चुनाव के इतने दिन बीत गए, सदन का सत्र भी समाप्त हो गया, अब मात्र 6 ही विधायक हैं, लेकिन विधायक दल का कोई नेता तय नहीं हुआ, जिसमें से 6 में 3 राज्यसभा में बागी भी हो गए। तो इस पे भी एक नजर होगी कि संगठन को किस तरीके से एड्रेस करेंगे, नेताओं से कैसे बात करेंगे। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस के भीतर चल रही है बातें, जिस तरह से एकता नहीं देखने को मिल रहा है, तो यही एकता नहीं देखने को मिल रहा है। एलजेपी जो पार्टी थी रामविलास की टूट हुई, उसके बाद फिर हाल ही में चर्चा होने लगी कि चिराग पासवान ने अपने
चाचा जो पशुपति पारस है उनके पैर जब छुए, गले मिले, तो एक तस्वीर वायरल हुई और सियासी माहौल गरमा दिया ये तस्वीर। उसके बाद पारस ने साफ कहा कि वो दिल से चाहते हैं कि परिवार और पार्टी एक हो जाए। इतना ही नहीं, पारस ने ये भी खुलकर कहा कि चिराग को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा उनकी है और कहा कि अंतिम फैसला तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही लेंगे। इस बयान के बाद साफ संकेत मिल रहा है कि एलजेपी में सुलह के साथ साथ चिराग की राजनीतिक भूमिका जिस तरह से बढ़ी है, पार्टी के अंदर भी जिस तरह से उनको मिला है, और चाचा पशुपति पारस भी चाहते हैं कि एक हो जाएं, क्योंकि अभी वो फिलहाल हाशिए पर हैं। अगर देखा जाए जिस तरह से पशुपति पारस की स्थिति जो है, राजनीतिक स्थिति, वो अभी ठीक नहीं नजर आ रही है। तो सच में चाचा भतीजे की दूरी खत्म हो जाएगी? और सबसे अहम सवाल है कि क्या चिराग पासवान सीएम की रेस में गंभीर दावेदार बन सकते हैं क्या? जी, आपने बहुत ही सही डिकोड किया कि पशुपतिनाथ पारस की जो राजनीति है वो हाशिए पे है। इस चुनाव में रह करके लालू यादव उनको बुलाते थे कि कहीं महागठबंधन में वो शामिल हो जाएँ। लेकिन और वो बार-बार जाया भी करते थे, लेकिन अंततः उनको कोई सीटें नहीं मिल पाई। तो ये जो चुनाव है उसमें प्रमाणित हो गया कि बिहार की राजनीति में पशुपतिनाथ पारस का अब कोई राजनीतिक वजूद नहीं रह गया। और खासकर जो पासवान समाज है, वो रामविलास के उत्तराधिकारी के रूप में उनके बेटे चिराग पासवान को ही उनका जो वोट बैंक है उन्होंने स्वीकार किया है। ऐसे में राजनीति बहुत ही कठिन हो गई है पशुपतिनाथ पारस की, और साथ ही साथ उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो बाहुबली भी थे, जैसे सूरजभान सिंह या उनका जो परिवार था, वो भी उनसे दूर हो गया, वो भी आरजेडी की तरफ चला गया। तो अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा, या यूं कहें खुले शब्दों में तो पार्टी को आगे ले जाने के लिए आर्थिक तौर पे भी पशुपतिनाथ पारस को अब कई तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लाजमी है कि वो चिराग पासवान से मिल जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि पशुपतिनाथ पारस को अपने साथ मिला लेने से चिराग पासवान को क्या फायदा होगा? क्योंकि जहां तक सियासत की बात है, राजनीति की बात है, तो चिराग पासवान को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, हर जगह वो अपना जो उनका जो प्रूफ कर वजूद चुके है हैं खुद उसको को। हाँ। जी, वो प्रमाणित कर चुके हैं। तो हम्म। ऐसे में चिराग पासवान के साथ एक समस्या ये है कि उनके संगठन में कई ऐसे नेता हैं जो उनके संगठन में काम-काज को लेकर के काफ़ी नाराज़ हैं। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सारण में, खगड़िया में और भी कुछ जगहों पे बड़े पैमाने पे एलजेपी-आर के नेताओं ने त्यागपत्र दिया था। सारण में तो जो जिला अध्यक्ष के साथ-साथ 130 कार्यकर्ताओं ने त्यागपत्र दिया था। हम्म। कई प्रदेश सचिव स्तर के नेताओं ने भी त्यागपत्र दिया था, और इन लोगों का आरोप था कि जो चिराग पासवान के जो अरुण भारती हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके व्यवहार से लोग नाराज़ होके त्यागपत्र दिया था। त्यागपत्र देने वाले नेताओं ने आरोप लगाया था कि पार्टी या संगठन को एक कंपनी के रूप में अरुण भारती जी चलाते हैं। तो हम्म। ऐसे में पशुपतिनाथ पारस जब पहले थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ थे, तो जो जमीनी स्तर के नेता थे, उनके साथ जुड़े हुए थे। पशुपतिनाथ पारस के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है, खासकर अगर चिराग पासवान के मुकाबले खड़े हों तो। लेकिन बिल्कुल। संगठन के लोगों से बातचीत करना और जमीनी स्तर के लोगों को समझना, बातचीत करना, और खासकर उनकी जो कार्यशैली है, वो नेता के रूप में है, कोई कारपोरेट ऑफिसर के रूप में तो है नहीं। तो वो स्थान चिराग पासवान अपने चाचा को दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो अरुण भारती को पार्टी से हाशिए पे डाल देंगे या निकाल रहे हैं, लेकिन उनके सम्मान के साथ-साथ अगर संगठन के लोगों को जोड़ने या उनसे संवाद करने की ज़िम्मेवारी अगर पशुपतिनाथ पारस को मिल जाए, तो जो लोगों में नाराज़गी है, वो दूर हो जाए। क्योंकि चुनाव के ऐन वक़्त पार्टी के संगठन के लोगों के साथ जिला अध्यक्षों का, सचिव स्तर के लोगों का, प्रदेश सचिव स्तर के लोगों का जो त्यागपत्र देना, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो वो एक जो कमी है, वो चाचा के ज़रिए चिराग पासवान पूरी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये जो लड़ाई है, अगर पशुपतिनाथ पारस एलजेपी-आर में शामिल होते हैं, हम्म। तो एक मनोवैज्ञानिक तौर पे भी चिराग पासवान एक लड़ाई लड़ लेंगे। वो एक वक़्त था जब चिराग पासवान के से उनके सभी सांसद छीन लिए गए, उनसे उनकी पार्टी छीन ली गई, और आज जो है वो उनके ही सांसद हैं, उनके ही विधायक हैं, और फिर जो पार्टी छीनने वाले जो चाचा हैं, वो भी उनके दरवाजे तक आ गए। तो जो मनोवैज्ञानिक लड़ाई है, वो एक लाभ होगा। दूसरी बात ये है कि अ, म चुनाव के समय में जब लालू यादव रह करके जब पशुपतिनाथ पारस को
बुलाते थे तो एक आशंका रहती थी कि अगर कभी भी एनडीए में चिराग पासवान हैं, उनके मुकाबले में अगर चाचा को लालू यादव 1-2 सीट भी दे दें तो ऐसा भी हो सकता है कि पासवान समाज का 1%, 1.5% या 2% वोट वो चिराग पासवान के हाथ से फिसल जाए। तो इस तरह की संभावना रहती है चुनाव में, तो उस पे भी एक पूर्ण रूप से पूर्ण विराम रख जाएगा। न वो कहीं बाहर रहेंगे, न उनको कोई प्रमोट कर पाएगा। महागठबंधन में भी उनको कोई प्रमोट नहीं कर पाया, हालाँकि कर नहीं पाया, लेकिन भविष्य की जो राजनीति है, वो संभावनाओं की राजनीति है। चिराग पासवान के मुकाबले अगर मान लेते हैं कि पशुपतिनाथ पारस को महागठबंधन टिकट दे ही दे, तब तो एक संभावना बन जाती। तो उस तरह की जो भी एक संभावना है, उसको भी एक पूर्ण विराम मिल जाएगा। यही लाभ चिराग पासवान को होने वाला है। खासकर संगठन में लाभ होने वाला है। अरुण भारती की जो ज़िम्मेवारी है संगठन चलाने की, तो चिराग पासवान को अरुण भारती के साथ-साथ एक और विकल्प मिल जाएगा अपने चाचा के ज़रिए और फिर वो नाराज़गी कार्यकर्ताओं में दूर हो जाएगी। लिहाज़ा जिस तरीके से चाचा-भतीजा एक हो रहे हैं, नैतिक रूप से और मनोवैज्ञानिक तौर पे ये मानना ही पड़ेगा कि चिराग पासवान की ये जीत है और पार्टी तोड़ देने से, विधायक या सांसद तोड़ देने से कोई पराजित नहीं होता है। मूल जो लड़ाई होती है, जो जंग होती है, वो जनाधार की जंग होती है। जैसे चिराग पासवान कभी फँसे थे, एक जंग वो जीत चुके हैं, वैसे ही आज जदयू भी है और यही लड़ाई आने वाले चुनाव में जदयू को भी लड़नी होगी अपने जनाधार की। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और आपको आपका इन तीनों विषयों पर जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 9 बिहार झारखंड।